हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें सिर्फ आज जो बातें होंगी वो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक बेसिक मीनिंग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर को जानने से पहले आपको कैपिटल पता होना चाहिए। कैपिटल देखो, एक कंपनी है एबीसी, एक कंपनी है एबीसी। इसकी बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च। जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन 31 मार्च ही होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे एक कंपनी, एक बिजनेस कंसर्न की कितनी लायबिलिटीज, कितनी कैपिटल है, कितना उसका एसेट्स है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट द्वारा। इसलिए इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है एक पर्टिकुलर डेट पे एक बिजनेस कंसर्न का। तो ये जो बैलेंस शीट है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। हालांकि जो कंपनी एक्ट 13 के शेड्यूल 3 के हिसाब से अभी जो बैलेंस शीट बनती है कंपनी की वो बनती है वर्टिकल फॉर्म में। लेकिन इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने हेल्प ली है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट की। तो जो डेबिट साइड होती है बैलेंस शीट की, जिसमें हम लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड लिखते हैं उसमें, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल छोटा लिया है, अमाउंट भी छोटी कंसीडर की है मैंने समझाने के पर्पज से। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 2.5 रुपए है, 2 रुपए 50 पैसे। ऐसे ही प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे। और रिजर्व एंड सरप्लस है 1 रुपये 50 पैसे। रिजर्व एंड सरप्लस को हम रिटेन अर्निंग भी बोल सकते हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रॉफिट का पोर्शंस को फ्यूचर के लिए कंपनी रिजर्व रखती है, भविष्य में इसकी रिक्वायरमेंट हो कभी, तो इस प्रॉफिट के पोर्शन को कंपनी यूज कर लेती है और एक रिजर्व के रूप में रखती है अपने पास फ्यूचर के लिए। तो लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड में कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपए, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 2.5 रुपए, और रिजर्व एंड सरप्लस है 1.5 रुपए, और डिवेंचर है 1 रुपए, और लोन जो है वो 50 पैसे। करंट लायबिलिटी 2 रुपए है, टोटल हो गया 10 रुपए। कैपिटल और लायबिलिटीज है 10। अब हम बात कर लेते हैं एसेट साइड की। यहाँ पर जो फिक्स एसेट है वो 5 रुपए है, इन्वेस्टमेंट 3 रुपए, और करंट एसेट 2 रुपए है, टोटल 10 रुपए। और यहाँ पर आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गया है। बधाई हो आपको बहुत बहुत। तो बैलेंस शीट 10-10 रुपए टोटल हो गया। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैपिटल, इसमें आपसे कोई पूछे कि इस कंपनी के अंदर कितना कैपिटल लगा हुआ है, कितना कैपिटल का पोर्शन इसमें है। तो देखो कैपिटल निकालने के लिए बिजनेस कंसर्न के अंदर कितना कैपिटल इम्प्लॉयड है, एक बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है, ये जानने के लिए, इसको निकालने के लिए 2 अप्रोच फॉलो की जाती है। एक बिजनेस कंसर्न के अंदर कितना कैपिटल इम्प्लॉयड है, कितना कैपिटल लगा हुआ है, उसके लिए 2 अप्रोच होती है। एक होता है एसेट साइड अप्रोच, एक होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो पहले हम निकाल लेते हैं एसेट साइड अप्रोच से। देखो टोटल एसेट कितनी है, 5 + 3 + 2, 10 रुपए टोटल एसेट्स। अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर दूं, अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी जो मेरी 2 रुपए है उसको लेस कर दूं तो 8 रुपए आ जाएगा। ये 8 रुपए क्या है, मेरा कैपिटल है, जैसे ऊपर देख सकते हो आप। अगर मैं लायबिलिटीज अप्रोच से निकालूं तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपए है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2.5 रुपए है, रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 रुपया है, डिबेंचर 1, लोन 50 पैसे। तो इन सबको मैं जोड़ दूं तो भी 8 रुपए आएंगे। तो देखो एसेट साइड से निकालोगे टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तब भी 8 रुपए निकलेंगे। और अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर और लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन है, उनको मैं ऐड कर दूं तो भी 8 रुपए निकलेंगे। अच्छा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये इसको इक्विटी बोला जाता है ब्रॉडली, इनको इक्विटी बोलते हैं हम। और डेट जो होता है उसमें डिबेंचर आता है और लॉन्ग टर्म लोन को शामिल किया जाता है। तो इस चैप्टर के पॉइंट से बता रहा हूं मैं आपको कि इक्विटी कंसीडर करता है, मतलब इक्विटी में कंसीडर होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डेट के अंदर डिबेंचर और लोन। और इन सबको अगर डेट और इक्विटी को मैं मिक्स कर दूं तो इनको बोला जाएगा कैपिटल। डेट प्लस इक्विटी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो अगर मैं इस एबीसी की बात करूं तो इस एबीसी के अंदर जो टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, जो कैपिटल लगा हुआ है इसमें,
वो है 8 रुपए। वो कितना है? 8 रुपए है। तो इस 8 रुपए में इक्विटी का पोर्शन कितना है? 6.5 रुपए, 6 रुपए 50 पैसे। और डेट का पोर्शन कितना है? डेट का भाग कितना है? 1.5 रुपए। टोटल कितना हो गया? 8 रुपए। तो टोटल कैपिटल में 6.5 रुपए तो इक्विटी के हैं और 1.5 रुपए क्या है? डेट का है, यानी डिवेंचर लोन का है। 6.5 रुपए इक्विटी का, यानी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस से कैपिटल का है। अच्छा, तो टोटल जो कैपिटल है एबीसी की 8 रुपए, उसमें इक्विटी का पोर्शन जो 6.5 रुपए है, डेट का पोर्शन 1.5 रुपए है। तो जो टोटल कैपिटल के अंदर जो पोर्शन होता है डेट और इक्विटी का, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। टोटल कैपिटल जो 8 रुपए है, उसके अंदर जो 6.5 रुपए इक्विटी के हैं और 1.5 रुपया डेट का है, इन प्रपोर्शन जो होता है, इनका जो प्रपोर्शन होता है, जो भाग होता है टोटल कैपिटल, यानी डेट और इक्विटी का टोटल कैपिटल के अंदर जो प्रपोर्शन होता है, जो भाग होता है, जो अनुपात होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जब एक कंपनी मार्केट में आती है, नया नया बिजनेस स्टेब्लिश करती है, तो कंपनी को रेज करना पड़ता है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के बिना तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। जब एक कंपनी नई नई मार्केट में आती है, नया बिजनेस स्टार्ट करती है, तो उसको रेज करना पड़ता है कैपिटल। और कैपिटल रेज करने के लिए वो हेल्प लेती है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसे डेट और इक्विटी की हेल्प लेती है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस डेट और इक्विटी की हेल्प लेती है। तो कंपनी जब रेज करती है कैपिटल, तो इसमें कंपनी को देखना पड़ता है, रिस्क देखना पड़ता है, कॉस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। रिस्क और कॉस्ट, कंपनी की कितनी कॉस्ट पड़ेगी कैपिटल के लिए, किस में ज्यादा रिस्क है, ये जो है डेट और इक्विटी दोनों में रिस्क कॉस्ट जो है अलग अलग होता है। आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि मैं अगर डेट की बात करूं, तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट में कॉस्ट कम होती है। कंपनी को डेट के लिए इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, इन कंपैरिजन टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में जो है वो जो रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है, क्योंकि वहां पर जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। जो 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 ओनर्स होते हैं वो ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसलिए उनका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, कंपनी जो पे करती है, उनको हाई पे करना पड़ता है, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं वो। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर जो होते हैं उनमें कॉस्ट कम होती है, क्योंकि वो उसमें जो इंटरेस्ट है वो इन कंपैरिजन टू इक्विटी कम पे करना पड़ता है। तो डेट के केस में कंपनी के लिए लो कॉस्ट होती है, और लेकिन रिस्क हाई होता है, क्योंकि प्रॉफिट ना हुआ तो भी कंपनी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इसलिए डेट के केस में कंपनी के हाथ में लो कॉस्ट और हाई रिस्क होता है। लेकिन अगर इसकी बात करूं मैं, इसका अपोजिट बात करूं मैं, इक्विटी की बात करूं, तो इक्विटी के केस में देखो नॉर्मली जो रिस्क होता है वो तो लो होता है, बट कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि जो इक्विटी जो होते हैं उनका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हाई होता है, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। फिलहाल मैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूं, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीनिंग की, कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। हालांकि मैंने एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आपको कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स proportion of debt and equity in the total capital। टोटल कैपिटल के अंदर जो डेट और इक्विटी का जो प्रपोर्शन होता है, जो भाग होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी की टोटल कैपिटल जो होती है, जैसे एबीसी की बात करूं मैं, यहाँ पर एबीसी की जो टोटल कैपिटल 8 रुपए है, उसमें डेट का प्रपोर्शन कितना है, डेट का भाग कितना है, 1.5 रुपए। इक्विटी का प्रपोर्शन कितना है, इक्विटी का भाग कितना है, 6.5 रुपए। टोटल 8 रुपए है, तो 8 रुपए में से इक्विटी कितना है, डेट कितना है, जो उनका जो प्रपोर्शन होता है, अनुपात होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कंपनी है एबीसी, जब कंपनी एबीसी बिजनेस स्टार्ट करती है, तो मैंने आपको बताया कि उसको रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की। मान लो कंपनी को रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, कंपनी को रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की। जो कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसको ये डिसीजन लेना होता है, उसको डिसीजन लेना होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि कितना प्रपोर्शन डेट का लेना है, कितना इक्विटी का लेना है, यानी एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो डिसाइड करता है कंपनी के लिए। तो कंपनी जो एबीसी है, उसका जो फाइनेंशियल मैनेजर है, वो डिसीजन लेता है, जब वो कैपिटल रेज करेगा, तो उस टाइम वो कुछ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करता है कंपनी का। तो जब वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएगा कंपनी का, तो अपने माइंड में ध्यान रखेगा कुछ फैक्टर्स को वो ध्यान में रखेगा,
वो फैक्टर्स कौन से हैं? कॉस्ट, यानी कंपनी को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जो कैपिटल वो रेज कर रहा है, कंपनी के लिए कौन सा ज्यादा रिस्की है, क्या कंपनी के पास लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है पे करने के लिए, कंट्रोल, अगर देखो कंपनी कोशिश करती है कंट्रोल जो है ओनर के पास रहे, क्योंकि अगर डिबेंचर अधिक हो जाएंगे तो एक तरह से कंट्रोल भी ज्यादा बाहर का हो जाएगा। तो जब फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेगा कि हाउ मच प्रपोर्शन विल बी द ऑफ डेट एंड हाउ मच प्रपोर्शन विल बी ऑफ इक्विटी, कितना प्रपोर्शन डेट का होगा कितना इक्विटी का होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजर द्वारा, तो कंपनी को 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो ये डिसाइड करेगा कि डेट कितना लेना है इक्विटी कितना लेना है। मान लो ये डिसाइड करता है, एग्जांपल है कि 5 रुपए डेट का ले लेते हैं 5 इक्विटी का ले लेते हैं, हो सकता है 6 ले ले डेट का 4 इक्विटी का, 7 डेट का 3 इक्विटी का, या 4 डेट का 6 इक्विटी का, कुछ भी हो सकता है, वो डिसाइड करेगा फाइनेंशियल मैनेजर। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो एक डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेते वक्त वो कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट, रिस्क, लिक्विडिटी, कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है। और वो कोशिश करता है वो ऐसा डिसीजन ले कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो तैयार कर रहा है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो तैयार कर रहा है वो ऑप्टिमल हो, जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो तैयार कर रहा है वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो मैक्सिमम हो, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो। तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म की मैक्सिमाइज हो जाए और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। तो बच्चों ये था बेसिकली मैंने आज आपको बताया है कि क्या मीनिंग होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इसका सेकंड पार्ट जल्दी मैं लेके आऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ओके, थैंक यू बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच।